नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए कर दी है। जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के अगले सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। वैसे देखा जाए तो सीजेआई गवई का कार्यकाल काफी विवादों में रहा। कुछ फैसले उन्होंने ऐसे लिए जिस पर सवाल खड़े हुए, तो कुछ बयान भी ऐसे आए जिस पर हंगामा हुआ। अब जस्टिस सूर्यकांत की बारी है, पर लगता है उनका कार्यकाल भी विवादों से उलझा रहने वाला है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से सीधा कह डाला है कि हैंड्स ऑफ हमारे मामलों से, जिला न्यायपालिका हमारी है, आपकी नहीं। जी हां, ये कोई मामूली बहस नहीं है, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के भीतर एक संवैधानिक संग्राम छिड़ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने खुलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के अधिकारों में दखल नहीं देना चाहिए। जिला न्यायपालिका के प्रमोशन, नियुक्ति और सर्विस रूल्स तय करने का अधिकार हाई कोर्ट्स को ही है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में हद से ज्यादा दखल दे रहा है? क्या जिला न्यायपालिका के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हैंड्स ऑफ रहना चाहिए? तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में ये लड़ाई आगे और लंबी बढ़ती नजर आ रही है? टकराव तो यही दिख रहा है। जिस तरीके से वर्चस्व की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, उससे तो लगता है हाई कोर्ट के जज इससे खुश नहीं रहेंगे। आखिरकार सबके पास अपना अधिकार है, सबका अधिकार क्षेत्र है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम व्यवस्था ये मानकर चलता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी, तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम रिकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठे 5 जज ये डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति किसकी होनी है, कौन सा वकील जज बनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जज बनने से ही सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय होता है। और ये जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कहा जा सकता है हायर जुडिशियरी, इन दोनों जगहों पर जो वंशवाद चल रहा है जुडिशियरी में, जो सीधे तौर पर नियुक्तियां होती है हाई कोर्ट में, और वो देखते हैं कि आगे की पीढ़ी वाले इस जज के भाई भतीजे, नाना नानी कौन है, इन सब लोगों को आगे कैसे हाई कोर्ट में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड थर्ड जनरेशन के ही वकील होते हैं जो जज बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन के वकील, कभी कभी ऐसा संजोग होता है जिसे जज बनाया जा सकता है। अभी ये जो जस्टिस बी.आर. गवई की बात कर रहे हैं, सीजेआई हैं, और ऐसी परंपरा इन्होंने सेट कर दी कि और भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी शुरू हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अपने ही भांजे को जज बना दिया, वो वकील था, और इसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी हुई कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है आप वेट कर सकते थे, इंतजार कर सकते थे रिकमेंडेशन का कि आगे हमारे रिटायरमेंट के बाद आप किसी और को या फिर मेरे भतीजे भांजे किसी को भी जज बना सकते हो, जब तक हम हैं तब तक नहीं बना सकते। ये तो तरीके हुए हैं सीजेआई जितने अभी हो रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ये भी वैसे कोई सामान्य परिवार से है नहीं, लेकिन बात जब करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि बड़ी गरीबी से हम उठकर आए, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। इनके पिता 3-3, 4-4 राज्यों के गवर्नर रह चुके थे। इनका भाई अभी भी राजेंद्र कृष्ण गवई, यो भी ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, इनका पूरा परिवार अंबेडकरवादी की बात करते हुए नव बौद्ध बन गए, और फिर इसी बात को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिर भी इनका जो पत्ता कटा है, अभी कुछ समय में रिटायर होंगे। ये रिटायरमेंट के बाद ये आगे जो इनकी फजीहत होने वाली है वो चंद्रचूड़ से बड़ी फजीहत होगी, क्योंकि इन्होंने इतने समय में ही इतने कंट्रोवर्सी पैदा किए हैं हाई कोर्ट के अंदर। इन्हीं के ऊपर जो पूर्व जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जिस तरीके से सीजेआई सेंट्रिक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीजेआई ही सब तय करते हैं, सीजेआई तय कर लेते हैं किसको जमानत मिलनी है, किसको जमानत नहीं मिलने हैं, सीजेआई तय कर लेते हैं कि किसका फैसला किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोस्टर तैयार करते हैं वो सीजेआई करते हैं।
उनके नीचे 4 और जज होते हैं, यानी कॉलेजियम सिस्टम में बैठे 4 और वरिष्ठ जज, और ये लोग तैयार करते हैं कि किस बेंच को कौन सा केस दिया जाए। और जिस केस में अपना इंटरेस्ट है, जिसके पक्ष में होगा, उस पक्ष के आधार पर वो जजों की नियुक्ति करते हैं उस रोस्टर में कि ये 5 जजों की बेंच है तो 3 जज ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी विचारधारा मिलती हो, 2 जज ऐसे होंगे, कोई बात नहीं, डिसेंट नोट दे देंगे। और यही परंपरा चल रही थी, पहले से भी चल रही थी। जस्टिस चंद्रचूड़ को देखिए, ये जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता, वो भी वाई बी चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी नगरत्ना के पिता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जो रिटायर्ड हुए संजीव खन्ना, उनके चाचा हंसराज खन्ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। और उसके बाद उनके पिता जो देवराज खन्ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। ये जो परिवारवाद चल रहा है, उसमें इन लोगों को एक और कमी खलने लगी कि अभी अगर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हम करते हैं तो वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आता है, लेकिन सीनियरिटी के लेवल पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट होकर हाई कोर्ट में जाता है, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हुई और 7 साल 8 साल के बाद वही डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट हुआ, हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होती है उसमें एडवोकेट भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। और ऐसी स्थितियों में तो हमारा जो परिवारवादी नियुक्ति की परंपरा चल रही है, सेटिंग चल रही है कि हम रिटायर होंगे तो हम जाने से पहले कुछ ऐसे जजों के, पूर्व जजों के बच्चों को नियुक्त कर देंगे जज, उसके बाद एहसान हो कि जो जज आज जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा हाई कोर्ट से, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये इस जज के बेटे हैं जिन्होंने हमारी नियुक्ति करवाई थी। ये पूरी परंपरा चल रही है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है उसमें हमारा भी अधिकार होना चाहिए, ये हाई कोर्ट ही क्यों पूरी तरह से उसमें वर्चस्व रखे। तो इन लोगों ने 5 जजों की बेंच बना दी। और जजों की बेंच देखिए, ये सीजेआई गवई जो कि रिटायर होने वाले हैं वो भी इस बेंच में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, वो भी बेंच में रहेंगे। जस्टिस बागची भी रहेगी, जस्टिस विक्रमनाथ भी रहेंगे। ये सारे लोग जो कि कॉलेजियम के जज हैं। अगर कॉलेजियम के जज को चैलेंज किया जा रहा है कि आप ही निर्धारित करते हो हाई कोर्ट में, आप ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्धारित करते हो, तो कम से कम अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है जिसमें सीजेआई, नेक्स्ट सीजेआई, उससे नीचे के जज जो कॉलेजियम में बैठे हैं, जिनके वर्चस्व को लेकर चैलेंज किया गया है, हाई कोर्ट ने किया है, और आप ही सुनवाई कर रहे हो। 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप उन जजों को मौका दो इस पर सुनवाई करने के लिए जो अभी कॉलेजियम के मेंबर नहीं है, जो निष्पक्षता से बात कर सकते हैं कॉलेजियम और हाई कोर्ट के बीच में। लेकिन ये नहीं करेंगे, खुद से ही सारे फैसले लेने हैं। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राकेश द्विवेदी वकील थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, हाई कोर्ट है, ये हमारा भी कुछ अधिकार क्षेत्र है। और ये सर्विस रूल आप नहीं बना सकते कि डिस्ट्रिक्ट जज कब रिटायर होंगे, कितने साल में रिटायर होंगे। ये पूरी चालाकी थी कि डिस्ट्रिक्ट जज को रिटायरमेंट के लिए एज घटाओ बढ़ाओ, क्योंकि उसका प्रमोशन हाई कोर्ट तक हो ना पाए और हाई कोर्ट में पूरा वर्चस्व रहे सुप्रीम कोर्ट का, कि हाई कोर्ट से ही तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तैयार होता है। तो जिन जगहों से अब ये गवई साहब हैं महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अपने भांजे को बना दिया जज। उसी तरीके से चंद्रचूड़ रहेंगे, वो अपने बेटे बेटी को बना देंगे। चंद्रचूड़ के भी बेटे वैभव चंद्रचूड़ हैं, अब तैयार हो रहे हैं। वकालत अच्छी नहीं चल रही, आगे चल के 2, 4, 5 साल में जब तक चंद्रचूड़, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ का नाम धीरे धीरे बोला जाएगा, उस समय ये तीसरी पीढ़ी के चंद्रचूड़ आ जाएंगे। तो ये वर्चस्व जो इन लोगों ने शुरू किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुरुआत की है। और अभी 25 हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है, 1100 से ज्यादा जज हैं, 1102 या 3 सैंक्शन जज हैं, जिसमें से वैकेंसी रहती है, रिटायर होते हैं। और लगभग 735 जज थे कुछ समय पहले तक। ये हमेशा नियुक्ति की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसमें अंतर आते रहता है। 750 के करीब जज, और वो ये मोर्चा खोलकर बैठे हैं कि 34 जज 750 जजों को डोमिनेट नहीं कर सकता। हमारे फैसले गिरा देते हो, हम जो हमारे ऊपर टिप्पणी करते हो,
और जब हम ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन अभी जो ये वर्चस्व चल रहा है, ये 34 जजों में से ये 5 जज जो कॉलेजियम में बैठे हैं, इसके खिलाफ हाई कोर्ट के 750 जजों ने मोर्चा खोल दिया है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ किए तो फिर सारे हाई कोर्ट के जज सीधे आएंगे सुप्रीम कोर्ट में डेरा डालने के लिए कि अब आमने सामने संविधान की किताब खोलकर बता दो। यही तो वजह थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्चस्व के खिलाफ ये जो मोदी सरकार ने अभी जो नए वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, सारे इन लोगों के पूर्व जजों को ही अपने साथ रख लिया कि लो पैनल में रहो, 5 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, और वो सब बता रहे हैं कि कौन कौन से नियम कानून में ये सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाएगा। अगर उसके खिलाफ जाते हो तो फिर आप पर सवाल उठेगा कि आपके जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्या इतने बेवकूफ थे जिनको ये पैनल में लाने के पहले पता ही नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मामला आ सकता है। तो इसलिए अभी ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के बीच जो तनातनी हुई है, ये जुडिशियल सिस्टम को एक्सपोज करेगा। पहले भी एक्सपोजर हो चुके हैं, पहले भी कई जजों ने आरोप लगाया है कि कैसे वेल की सेटिंग होती है, कैसे फेस वेल मिलता है, चेहरा देख के जमानत मिल जाती है। राहुल गांधी का केस जाएगा, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे, केटीएस तुलसी जैसे, इंदिरा जयसिंह जैसे, ये महमूद प्राचा इतना बड़ा वकील अपने आप को कहता है, ये मौलाना गैंग का सरताज है। अभी देखिए ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इतने सारे याचिका दायर किया, लेकिन एक याचिका इसने लोअर कोर्ट में दायर की, पटियाला कोर्ट में, और वहां पर इसने क्या किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला राम मंदिर पर सुनाया था, उसमें जो टिप्पणी की थी वो टिप्पणी हटा दो। अब लोअर कोर्ट में इन लोगों की औकात पता चल जाती है। लोअर कोर्ट पर अंकुश बनाने का तरीका एक और भी है। देखिए राहुल गांधी को सजा गुजरात के लोअर कोर्ट से मिली, सुप्रीम कोर्ट आते आते सब खत्म। तो महमूद प्राचा के ऊपर 6 लाख का जुर्माना लगाया कि आओ पहले जुर्माना भरो, ये कोई भी फिजूल की याचिका लेकर आ जाते हो। लेकिन इन लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी सिटिंग मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये लोअर कोर्ट जो है, ये बार बार जितने मुकदमे होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, उसमें तो फैसला वो भी संविधान कानून के अनुसार देता है। तो वो फैसले तो ऐसे आ जाते हैं कि हमारी छवि खराब हो रही है, हम बदनाम हो रहे हैं कि देखो भाई लोअर कोर्ट के जज हैं, वो फैसला देता है, सजा देता है, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते इन लोगों की सजा ऐसे ये फाइलों में दब कर रह जाती है कि 12 साल हो, 10 साल हो। देखिए कोई भी ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल लीडर, राहुल गांधी का केस पता ही नहीं है कि गुजरात के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया सजा पर, तो वो सस्पेंशन कब तक लगा रहेगा? कभी तो फैसला दोगे कि लोअर कोर्ट का फैसला सही था या गलत था। हाई कोर्ट ने तो कह दिया था नहीं 2 साल की सजा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कभी तो पैनल में लाओ, या 10-15 साल बाद लाओगे जब राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगी। तो अभी जो वर्चस्व चल रहा है उसमें 735 से ज्यादा जज हाई कोर्ट के इकट्ठा हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को चैलेंज कर रहे हैं जो कि आगे सीजेआई बनेंगे, यानी जस्टिस सूर्यकांत, जो पहले भी बदनाम है। इनके कई फैसले हैं, ये नुपुर शर्मा पर ऐसी गंदी टिप्पणी करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ही हैं, और इनके खिलाफ पहले से ही चल रहा है कि जिस तरीके से अब खुद जो हो सकता है, जैसे जस्टिस वी.आर. गवई के अंतिम समय में अच्छे स्वागत हुए हैं, कोर्ट के अंदर ही अच्छा स्वागत किया गया, इतनी कंट्रोवर्सी, दलित दलित दलित, काहे का दलित? ये अभी भी दलित रहेंगे, 2 पीढ़ी के बाद भी दलित, जिनके पिता गवर्नर रह चुके हैं वो भी दलित, और ये बौद्ध बन चुके हैं फिर भी दलित ही रहेंगे, बौद्ध हो गए। तो ये इन लोगों की स्थितियां हैं और सूर्यकांत का भी यही हाल होने वाला है। इसलिए पहले तो फजीहत के साथ ये जस्टिस वी.आर. गवई बाहर जा रहे हैं, सूर्यकांत की बारी आई है, और ये बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये चैलेंज कोर्ट वर्सेस कोर्ट का है। इसलिए सूर्यकांत के सामने एक बड़ी चुनौती आई है, और उसमें कई जज ऐसे बैठे हैं जो पहले के फैसलों से नाराज होकर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अच्छे से
आमना सामना हुआ है, बताते हैं कि हाई कोर्ट की अपनी हैसियत क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने। धन्यवाद। तो पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्य न्यायपालिका की नीतियों पर नजर रख रहा था। यहां तक कि उसने जजों की सीनियरिटी और प्रमोशन नियमों पर एक नेशनल फ्रेमवर्क सुझाया था, पर हाई कोर्ट्स को यह हस्तक्षेप लगने लगा और यही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। वैसे कानून का राज तभी मजबूत रहेगा जब हर अदालत अपनी मर्यादा में रहे, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।